हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 19 और बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है आर्टिकल्स। 100% एग्जाम में गिरता है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मिलते हैं इससे एग्जाम में देखने को। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तो शुरुआत करें वीडियो का और देखते रहिए। जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो टोटल अनुच्छेद जो है मूल संविधान में 395 थे और वर्तमान में 444 प्लस जो है आपका आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो क्या उतना पढ़ाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक दो पार्ट में करके, ऐसे आज ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक पार्ट में हो भी नहीं पाएगा, एक दो पार्ट जाएगा, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछते हैं केवल उसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला अनुच्छेद पढ़िएगा, अनुच्छेद लिखिएगा पहला, या आर्टिकल्स लिख लीजिए, जो भी है अनुच्छेद ही लिखिए। अनुच्छेद एक, अनुच्छेद एक में आपको किसका वर्णन है? तीनों चीज में समान है। आपको मैंने अनुसूची पढ़ाया, फिर भाग पढ़ाया और आज अनुच्छेद लेकर के चल रहे हैं। तो पहला अनुसूची भी आपको उसी चीज के बारे में पढ़ाया गया, पहला भाग भी उसी चीज के बारे में पढ़ाया गया और पहला अनुच्छेद भी उसी चीज के बारे में। क्या है आप लोग जानते होंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र है ना, भारत के अंदर राज्यों का क्षेत्र। आप तो इसमें जो अनुच्छेद में है ना, एक बात उसके लिए कही गई है, टर्म कही गई है, भारत राज्यों का संघ होगा। ये चीज लिख लीजिएगा, भारत राज्यों का संघ है, लिख लीजिएगा, भारत राज्यों का एक संघ। यही बात कही गई है पहला अनुच्छेद में। भारत राज्यों का क्या है? संघ है ना। आप जानते हैं ना कितने राज्य हैं टोटल? 28। और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 है ना। तो सभी मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर के भारत एक क्या है? संघ है। ये पहला अनुच्छेद में कहा गया है। दूसरा अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, इसी से संबंधित है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में, विस्तार के बारे में। अब तीसरा जो अनुच्छेद है वो लिखिएगा, अनुच्छेद तीसरा, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसको पढ़ाया जा रहा है। तो अनुच्छेद तीसरा लिखिएगा। अनुच्छेद तीसरा में किसका वर्णन है? तो देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में शुरुआती दौर में केवल कितने थे? 14 राज्य थे। फिर धीरे धीरे करके राज्यों का क्या होते गया? विस्तार होते गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनी, है ना, फजल अली उसके पहले अध्यक्ष थे और धीरे धीरे राज्यों का विस्तार होता गया। तो कैसे होता गया? जब भी किसी न किसी राज्य का निर्माण हुआ है या किसी भी राज्य के नाम या क्षेत्र सीमा में परिवर्तन हुए हैं तो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं कर दिया गया। तो ये जो आपका हम कर सकते हैं केवल और केवल संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 3 में वर्णन है, लिख लेंगे। इसका जो है नए राज्यों का निर्माण लिखिएगा, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, है ना, कर सकते हैं। किसके द्वारा? इसी अनुच्छेद के द्वारा हम कर सकते हैं। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। जैसे अभी पहले कुछ दिन पहले क्या था? ये मैसूर कहलाता था, अब कर्नाटक कहते हैं। कुछ दिन पहले, अभी हाल की बात बता रहे, पहला कहलाता क्या? ओडिशा, अब क्या होता है? उड़ीसा था, अब ओडिशा है ना। तो नाम में परिवर्तन होता रहता है। कुछ दिन आप 2014 में आपको याद है बना, 2 जून 2014 को क्या नया राज्य हो गया? तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, दोनों मिला करके। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है? 2 राज्य हैं। आप तो नाम सुनते हैं झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ये 3 जो है 2000 में राज्य बने हैं, है ना। उत्तराखंड जो है आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना, झारखंड आपका बिहार से अलग होकर के बना है और छत्तीसगढ़ आपका जो है किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो ये हाल की बातें हैं। तो जब भी हम किसी भी राज्य में नाम में या उसके क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं तो वो हमको किसमें संशोधन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 में संशोधन करना पड़ेगा, उसके अनुसार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला है अनुच्छेद 5। क्या हम डायरेक्ट डॉट मार के 5 लिख सकते हैं ना? अनुच्छेद 5 लिखिएगा। आर्टिकल 5 में किसका वर्णन है? नागरिकता, है ना, नागरिकता का। भाग 2 में आपको पढ़ाया गया, भाग कितना में नागरिकता पढ़ाया गया आपको? भाग कितना में? बोलिए। भाग 2 में, ठीक है। तो अब इसमें आपको पढ़ने का है क्या? नागरिकता के बारे में भाग 5, अनुच्छेद 5 में
है ना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता लिख लीजिएगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, मैंने ये भी आपको पढ़ा चुका है ना। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया तो आपको लागू कब से हो गया? 26 जनवरी 1950 से। तो उसमें वही चीज लिखा कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब भारत का संविधान लागू हुआ था भारत में, उस समय तक कई सारे क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके से एकहरी नागरिकता, जैसे वंश के आधार पे, है ना। अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल के है, अलग देशों में रह रहे हैं और भारत के व्यक्तियों से शादी कर ले, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी, तो उसके जो संतान होंगे उसके आधार पर नागरिकता कई सारे हैं, है ना। आपको 5 से लेकर के 12 तक जो है केवल क्या पढ़ाया गया? 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़ाया गया। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको क्या मिलेगा? केवल नागरिकता संबंधी अनुच्छेद आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, इतना जो आपको मिलेगा टोटल, और टोटल केवल क्या है? संबंधित नागरिकता से। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, है ना। अच्छा, 2 ऐसे देश का नाम बताइए जहां पे 2 ही नागरिकता हो। एक स्विट्जरलैंड, एक और कोई नहीं, है ना। एक स्विट्जरलैंड है, शायद अमेरिका भी है, समथिंग शायद दोहरी नागरिकता वाला, ठीक है। तो ये 2 ऐसे देश है जहां पे दोहरी नागरिकता, मतलब एक देश का आप ले रखे हैं, दूसरा देश का भी आप ले सकते हैं, लेकिन भारत में एकल है। आप अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो यहां का नागरिकता आपको पहले त्यागना पड़ेगा, तब दूसरी नागरिकता हासिल कर सकते हैं दूसरे देश का, ठीक है। या फिर आप दूसरे देश से यहां आ चुके हैं तो यहां का नागरिकता आपको रखनी पड़ेगी, फिर वहां का त्यागना पड़ेगा। तो ये है आज अनुच्छेद 5 में आपका नागरिकता के विषय में। उसके बाद आपको 11 तक तो वही मिलेगा, फिर आपका 12 से लेकर के 35 तक जो आता है वो आता है मूल अधिकार। पढ़ाए ना कल भाग, जहां पे आपको पढ़ाया है, अगर नहीं आप लोग भाग वीडियो देखे हैं तो प्लीज आप जाकर के डेली डोज 18 देख लीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग के बारे में पढ़ाया गया, पार्ट के बारे में पूरी तरह से आराम से आसान तरीके से पढ़ाया गया। उसमें जाके देखिएगा कि 5 से लेकर के 11 तक आपको अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित मिलेगा उसमें, और फिर आपको जो है आपका 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार से संबंधित है ना। तो आप अभी से, जब अभी इंपॉर्टेंट इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ नागरिकता समझा दिए काफी है। तो आगे जो आपको मिलेगा 12 से लेकर के 35 तक वो मूल अधिकार है। तो उसको भारत में कितने मूल अधिकार है? 6 है। पहले यही लिख लीजिएगा यहां पे क्वेश्चंस के रूप में कि भारत में 6 मूल अधिकार है। कितने हैं अभी वर्तमान में? 6 मूल अधिकार है। जब निर्माण हुआ था संविधान का तो उसमें 7 अनुच्छेद था, है ना, सॉरी 7 मूल अधिकार था। अभी वर्तमान में 6 है। तो एक कहां चला गया? एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है ना। ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि भारत में 6 मूल अधिकार है। तो अब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सर 6 कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपको मिलेगा 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक, पहला है समता का अधिकार, है ना, या समानता का अधिकार लिख लीजिएगा, समता का अधिकार। दूसरा लिखिएगा 19 से लेकर के लिखिएगा 22 तक, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार लिखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब खास करके इतना ज्यादा एग्जाम में गिरता है ना, अनुच्छेद से तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा। फिर लिखिएगा 23 से लेकर के आप 24 तक, ये दो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, लिख लीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये मूल अधिकार में से आता है, ये आपका अधिकार है, इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। फिर आगे 24 तक हो गया, उसके बाद 25 से ऊपर से मिटा देना। फिर है आपका 25 से 28, ये आपको मिलेगा क्या, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार, लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अगले लिखिएगा 29 से लेकर के 30 तक, लिखिएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर अगले लिखिएगा 32 से लेकर के 35 तक, 31 को नहीं है, 32 से 35 तक, या फिर 31 से कर लीजिए ना इसको, 32 से लेकर के 35 तक है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का
हाँ, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसे ही यहां लिख लीजिएगा, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बहुत पूछता है, VVI करके लिखिएगा, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कि आत्मा कहा है, सोचिए। हाँ, मतलब यहां से 32 से लेकर के 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहा है, संविधान का आत्मा। ठीक है, चलिए अब यहां से ये मिटा देते हैं, फिर आगे लेकर के आपको 14 से हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे आप जो है ये कर लीजिएगा, कहा है, ये छूट गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा 14। ठीक है, अब आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा, अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 16 क्या है, 17 क्या है, 15 क्या है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखा जाए, देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 14 लिख लीजिएगा, आर्टिकल 14 में, इसमें किसका वर्णन है, कानून के समक्ष समानता। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, है ना। लिखिएगा कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है ना, कानून सभी के लिए बराबर है ना, कानून सभी के लिए बराबर है। अगर मान लिया यहां के लोग कोई हत्या कर रहा है तो उसको फांसी की सजा एक को दे दिया, और दूसरा जैसे एक को आ गया और वो आया मर्डर करके, उसको कहेगा तू मेरा फूफा जी है, तुमको मर्डर का सजा नहीं देंगे, फांसी की सजा नहीं देंगे, चलो तुम 21 साल में जेल से छूट जाओ। ऐसा नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए समान है, संविधान सभी के लिए। ये आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सभी के लिए समान है, सभी के को समान जुर्म मिल सकता है, मतलब मिलेगा सभी को समान जुर्म। ठीक है, फिर अगला है आपका अनुच्छेद 15, लिखिएगा अनुच्छेद 15। इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें धर्म, लिंग, जाति, है ना, नस्ल, आपका जात पात, इन सभी चीजों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। पहले था, आजादी से पहले अंग्रेज के बीच, जमींदारों और छोटी जाति के बीच बहुत ज्यादा छुआछूत का भेदभाव था। तो मतलब इतना ज्यादा था कि नीचे तबके के लोग को जीना दुर्लभ हो जाता था, है ना। लेकिन जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो अनुच्छेद 15 में यह चीज कह दिया गया कि कोई भी धर्म के आधार पे, अरे तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम फलाना हो, तुम डिमका हो, ऐसा नहीं, है ना। तो जाति के आधार पे तुम चमार हो, तुम डोम हो, इस तरह का कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, कोई भेदभाव कर नहीं सकते हैं। ठीक है, रंग के आधार पे तुम गोरा हो, तुम काला हो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो लिखिएगा धर्म, जाति, लिंग, लिंग मतलब तुम महिला, तुम पुरुष, है ना, और क्या, धर्म, जाति, लिंग, और फिर लिखिएगा आपका मूल वंश, मूल वंश। उसके बाद आपका हो गया फिर जन्म के स्थान, जन्म के स्थान। अब कहेगा तुम पाकिस्तान में जन्मे हो, तुम यहां का आए हो भाई, जन्म के स्थान। अब भारत आ गया तो मतलब भारत नागरिकता ले लिया, भारत का आदमी हो गया। जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध है, भेदभाव पर प्रतिषेध यानी रोक है कि यहां पे हम इसमें भेदभाव पर नहीं कर सकते हैं, इतना इतना के आधार पे, इस आधार पे क्या भेदभाव नहीं कर सकते। समझ में आया ना ये चीज क्या है, अनुच्छेद 15 समझ में आ गया ना। चलिए अनुच्छेद लिखिएगा 16, डायरेक्ट हम डॉट मार के लिखते हैं। अनुच्छेद 16 में लिखिएगा, अनुच्छेद 16 में क्या वर्णन है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन मतलब होता है नौकरियां, ठीक है जी, वैकेंसीज। लोक नियोजन जैसी मतलब सार्वजनिक अगर वैकेंसी निकल गई भारत सरकार की, कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है ना। अब ऐसा कहेगा तुम झारखंड वाले हो, तुम क्या अप्लाई करोगे, तुम गरीब राज्य हो बिहार वाले, तुम अप्लाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं कर सकता है, ठोकिए देंगे, रेले जला देंगे ना, करता है ना ऐसा। लोक नियोजन हमको रोकेगा, है, हम बिहार वाले हैं। लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता मतलब कोई भी आप नियोजन निकलता है लोक सार्वजनिक रूप से, तो उसमें सभी को समान अवसर है, कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। कोई भी फॉर्म निकल गया है ना, तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो,
हाँ, एक अलग बात है कि उसकी कैटेगरी होती है कि भाई तुम्हारे लिए इतना सीट, तुम्हारे लिए इतना सीट, जब वही खुद निकाल के दे दिया तब ठीक है ना। लेकिन नियोजन सबको कर सकता है, अप्लाई सबको कर सकता है, अवसर सबको मिलेगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, लिखिएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत मतलब जैसे संविधान बनकर तैयार हुआ, कह दिया गया कि अब अभी से संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, अभी से कोई छुआछूत किया, छुआछूत माना, तब उसको सीधे बाबा जी के कोठरी में, मतलब जेल में, है ना। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। चलिए फिर आगे है आपका 18 छुआछूत। अस्पृश्यता मतलब बगल में लिख लीजिए छुआछूत, छुआछूत का अंत हो गया, अब नहीं होगा छुआछूत। फिर आगे लिखेंगे आप लोग उपाधियों का अंत। 18 में लिखिएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कह देता था ना पहले, ये बाबा साहब है, ये नाना साहब है ना, ऐसा ये फलाना है, ये डिमका है, बड़ा बड़ा पदवी रख लेता था, है ना, ये विक्रमादित्य है। अब वो सब का अंत हो चुका है ना। हाँ, सरकार की तरफ से कोई दिया गया, कह देता नाइटहुड की उपाधि इसको दी गई है ना। उपाधियों का अंत हो चुका, कहानी खत्म। फिर आगे लिखिएगा अनुच्छेद 19 में वाक विषयक स्वतंत्रता, ये लिखिएगा मतलब बोलने की हमको स्वतंत्रता है, प्रेस वाले मीडिया। अनुच्छेद 19 के 1 में मीडिया का वर्णन है, प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें, है ना। फिर लेकिन वाक विषय संबंधी हम कहीं भी जाकर आराम से भाषण दे सकते हैं, हमको रोक सकता है कोई, है कोई सभा लग रहा है, अब उसमें हमको मौका दे दिया गया, बोलिए आप, तो हम भाषण जब दे रहे वहां पे चढ़ गए तो बोल रहे हैं। ये हमारा संविधान अनुच्छेद कहता है 19 में, है ना, कि वाक विषयक कुछ विशेष वर्गों के लिए मतलब क्या स्वतंत्रता। लिखिएगा वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। लिखिएगा वाक, वाक मतलब होता बोलना, ठीक है। वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विशेष अधिकारों का संरक्षण। विषयक लिखिएगा, विषयक विषय 100 वाला, ये वाला विषयक अधिकार का संरक्षण। अब इसका क्या समझे कि जैसे मीडिया वाला है, उसको अलग से स्वतंत्रता है ना बोलने का, वो आराम से लिख सकता है, लिख देता है। तो वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकार का संरक्षण ये देता है संविधान का 19 का मतलब 19 देता है। फिर 19 के 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता, 19 अनुच्छेद 19 के कॉल लिख लीजिएगा, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। फिर आगे लिखिएगा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, इसमें आपका वर्णन है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधों का संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि अधिकारों का दोष सिद्धि संबंधों का संरक्षण, संबंधी संरक्षण, है ना। फिर लिखिएगा अनुच्छेद 21 में डायरेक्ट डॉट मार के लिखते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपको कोई लाठी मार रहा था, आप बचाव में उसको क्या कर सकते हैं, लाठी मार सकते हैं, है ना। प्राण, जान मारने लगे तो आप क्या कीजिएगा, अच्छा हम गरीब है मार लो, ऐसा तो नहीं है ना। प्राण एवं आप बचाव में कुछ करने कीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 देता है कि आप पर कोई अत्याचार कर रहा था, अपने डिफेंस में आप कुछ कर सकते हैं। डिफेंस के लिए देखता कहता है सेल्फ डिफेंस में मारे है गोली सर, स्वतंत्रता का अधिकार बचाव में, है ना। फिर लिखिएगा अनुच्छेद 22 कुछ दूर जाएगा लगातार, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट होगा केवल उसको पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 22 में लिखिएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर अगला लिखिए अनुच्छेद 23 में, तो इसमें है आपका, हाँ ये क्या हुआ, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संबंधी संरक्षण, मतलब जैसे आपको कोई किसी विशेष पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए, तो आपका ये अधिकार होता है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि हमको किस मतलब बिना पे ये कर रहे हैं, हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। आप अपने अनुसार जो है आप रख सकते हैं वकील, है ना, कानूनी विशेषज्ञ को आप रख सकते हैं, कानूनी विशेषज्ञ करेंगे मतलब वकीलों को, उसको आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, हाँ हम वकील रखेंगे। और क्या, पुलिस को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर जो नजदीकी न्यायालय है, न्यायाधीश है, उसके समक्ष ये क्या करे, उसको उपस्थित करे। ये 3 चीजें होती है। तो इसका वर्णन कहां है, आपको 22 में मिलेगा, ठीक है। फिर आपका 23 में लिखिएगा, मानव के दुर्व्यापार, मानव के, पहले मानव की भी तस्करी होती थी, खरीद बिक्री होती थी ना, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम पर प्रतिषेध लिखिएगा। और बालात मतलब जैसे किसी को क्या कर लिया, खरीद लिया, पहले गुलाम होता था, है ना, खरीद लेता था उसको और उससे जैसे मर्जी होता था, जैसे काम करवाता था। तो बालात श्रम पर प्रतिषेध मतलब बलपूर्वक उससे काम करवाता था, खाना नहीं देता था, उचित मजदूरी नहीं मिलती थी उसको, और क्या होता था, उससे काम करवाया जाता था। श्रम पर प्रतिषेध, बालात श्रम पर प्रतिषेध। बालात श्रम मतलब, बालात मतलब बलपूर्वक, है ना, इसको समझ लीजिएगा। बालात मतलब होता बलपूर्वक, किसी से हम काम नहीं करवा सकते हैं, मनुष्यों की तस्करी नहीं कर सकते, खरीद बिक्री नहीं कर सकते, किसी को गुलाम नहीं बना सकते, ठीक है। अब अगला है 24 नंबर, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। इसमें लिखिएगा जैसे 14 वर्ष से कम का बच्चा है, उसको कारखाने में हम नियोजन नहीं दे सकते, मतलब नौकरिया में उसको भाग नहीं ले सकते, कारखाना पे क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, है ना। अगर कोई बच्चा है तो उसके लिखिएगा बाल श्रम पर प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, ये लिख लीजिएगा। कारखानों आदि में कुछ भी हो सकता है ना, कारखाना ही खाली थोड़ी है, कहीं भी बालक को रख सकता है। तो नौकरी पे अगर रख ले उसको 14 वर्ष से कम का है तो उस पर केस हो सकता है। कारखानों आदि में बालकों, वहां लिखा है बालात श्रम, यहां लिखे बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है, नहीं करवा सकता नौकरी मुझसे, ठीक है। छोटा बच्चा है क्योंकि उसका पढ़ने का उम्र है, सरकार फ्री शिक्षा दे रही है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का, है ना, तो आप उससे काम करवाइएगा, ऐसा नहीं है। 25 में लिख लीजिएगा, है ना, कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, लिख लीजिएगा, अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, है ना। हम स्वतंत्र है कि हम भारतवर्ष में, क्योंकि ये भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, तो यहां हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसका प्रचार आदि कर सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता है ना। कोई दिक्कत है जी, नहीं ना। तो ये रहा 25 अनुच्छेद, वीडियो ज्यादा हो जाएगा लंबा, इसीलिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले इसी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स के साथ अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 कर लीजिएगा इसको, है ना, इसको कर लिए डेली जो 19 पार्ट 1 PART फर्स्ट। चलिए, और इसी का 1-2 पार्ट जाएगा, आराम से देखते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह से आसान तरीके से पढ़ाया जाता है और आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।